टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से? जब बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन बच्चों से क्या होता है? They also wish aloud. हाँ, वो भी सारे बच्चे, ऐसा नहीं कि दो चार बच्चे आपको विश करें, बाकी के कुछ और बच्चे आपको विश नहीं कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू इग्नोर दैट चाइल्ड ना, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग क्यों यहाँ पर जमा हुए हैं? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? एनीवन ऑफ यू? टीचर्स ट्रेनिंग। और कुछ? व्हाट इज द नीड ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग? टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग। लेकिन क्यों जरूरत है ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी? पहले भी जमाने में गुरु हुआ करते थे और वो वृक्ष के नीचे बच्चों को पढ़ाया करते थे, उन लोगों को किसी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं थी। बट नाउअडेज वी टीचर्स नीड ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। एक ट्रेनिंग इसलिए आवश्यकता है कि हमारे क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उनका माइंडसेट अलग अलग होता है। वो माइंडसेट अलग अलग होता है, वो उन लोगों को अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उनको हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाने के लिए हम उनको बेहतर तरीके से उनको मोटिवेट करें, उनको इंटरेस्ट करना है, इसी सब के लिए हम एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। डोंट थिंक हियर कि आई एम हियर टू टीच सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स हैं। मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ और आप लोगों को भी मौका मिलेगा यहाँ पर अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का। सो लेट अस सी कि व्हाट इज द नीड ऑफ 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। सीबीएसई ने हर एक साल हर एक टीचर को 50 घंटे की ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप सभी लोगों के पास में स्मार्टफोन होगा शायद, सभी के पास में, सर के पास भी शायद स्मार्टफोन है ना? मैम के पास भी स्मार्टफोन है ना? लेकिन मैम के पास आज से लगभग 15 साल या 20 साल पहले मैम के पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। कौन सा फोन था मैम आपके पास में 20 साल पहले? नोकिया का बटन वाला फोन था। आपने उस फोन को रिजेक्ट कर दिया, हालांकि वो काम करता था। वो फोन जो था बटन वाला, आज के डेट में देखेंगे कि वो काम करता है, लेकिन मैम ने उस फोन को रिजेक्ट कर दिया। व्हाट इज द नीड ऑफ रिजेक्टिंग दैट फोन? वो फोन समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता था। अभी सबके पास में जो स्मार्टफोन है ना, उसमें ये फीचर है कि समय के साथ साथ वो अपने आप को अपडेट करता है। आप देखेंगे कभी-कभी कुछ ऐप्स अपने आप बैकग्राउंड में अपने आप को अपडेट करता रहता है। तो एक छोटा सा स्मार्टफोन जो अपने आप को अपडेट करता रहता है ताकि वो आपके साथ चिपक के रहे। अगर आपके साथ आपका जो फोन है स्मार्टफोन जो आपके पास में है, वो अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, आप इस फोन को भी रिजेक्ट कर देंगे और न्यू फोन को परचेज करेंगे। Same thing is happening with the teachers also. If we teachers will not update ourselves, अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, स्टूडेंट विल रिजेक्ट अस। आप लोगों को शायद थोड़ा फील भी होगा कि स्टूडेंट हमें कैसे रिजेक्ट करेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे को तो हम लोग रिजेक्ट करते हैं, बच्चे हमें कैसे रिजेक्ट करेंगे? सो लेट अस सी सर्टेन केसेस ऑफ द क्लासरूम। कभी-कभी हम लोग जब क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे जो है वो पेपर का गोला बना के एक दूसरे के ऊपर थ्रो कर रहे हैं। दे आर रिजेक्टिंग योर क्लास। आप पढ़ा रहे होते हैं, अगर इफ यू आर टीचिंग इंग्लिश, बच्चे मैथमेटिक्स बना रहे होते हैं, दे आर रिजेक्टिंग यू। आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बच्चे शरारत कर रहे हैं। These are the different ways through which they are rejecting your teaching. तो कहीं ना कहीं पे तो लूप होल्स है ना कि बच्चे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं हमें? Because we are not updating ourselves. कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ कमी रह गई है। We will see all these topics कि कहाँ पर क्या क्या कमी रह जाती है हमारे टीचिंग्स में। So we'll update ourselves, है ना? तो उसके पहले मैं अभी यहाँ पर चूंकि आप लोगों में से किसी को नहीं जानता हूँ, तो I need a small introduction from all the teachers. ठीक है? आपको अपना अपना इंट्रोडक्शन 3 शब्दों में देना। सभी को मेरी भाषा समझ में आ रही है? बिल्कुल नहीं। भाषा मेरी समझ में, क्योंकि अभी इस तरह करके जब तक ट्रेनिंग चलेगा तब तक आपको यही भाषा सुनना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछेंगे, मैं फिर से बता सकता हूँ, नो इशू। ठीक है? तो आपको अपना अपना इंट्रोडक्शन 3 शब्दों में देना है। पहला शब्द, आपको एक ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है जो एडजेक्टिव हो। हिंदी में उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अगर मुझे अपने लिए कोई एडजेक्टिव सेलेक्ट करना हो तो मैं टॉल ले लूंगा,
याद रखो, है ना। तो पहला शब्द क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। दूसरा, आपका जो भी नेम है उसका पहला शब्द होना चाहिए। जैसे आपका नाम राहुल कुमार यादव है, पहला शब्द कौन सा उसमें हुआ? राहुल, तो आप उसमें से राहुल सिलेक्ट करेंगे। और तीसरा शब्द आप अपना एम्बिशन सिलेक्ट करेंगे। सपोज अभी आप सभी लोग टीचर हैं, लेकिन जब आप लोग स्कूलिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त आपका एम्बिशन कुछ और रहा होगा। हो सकता है कि आपका मन था डॉक्टर बनेगा, आपका मन था इंजीनियर बनेगा, या आपका मन था बिजनेसमैन बनेगा, या कुछ भी आपका मन था। तो जो भी आपका एम्बिशन था, या कुछ लोगों का मन था टीचर से बनेगा, हो सकता है। तो तीसरे शब्द में आप क्या ऐड करेंगे? आपका एम्बिशन। पहला शब्द आपका होना चाहिए एडजेक्टिव, दूसरा होना चाहिए नेम का फर्स्ट लेटर, और तीसरा शब्द होना चाहिए, क्या होना चाहिए तीसरा? एम्बिशन होना चाहिए। तो आई विल स्टार्ट विद सर, आप नहीं बस नहीं My ambitions lecturer. सिंधुदुर्ग की बात करो, आज बिलोंग्स टू पटना। तो 18 साल से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं डेली कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मुझे लगता है कि बच्चे जो है बच्चे का लेवल जो बच्चे की टाइप है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं रॉन्ग हूँ, क्योंकि कई बार मैंने ये भी चीज नोटिस किया है मैथमेटिक्स में। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बच्चों को जब आप कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं, तो एक जो टीचर है उसे पता है कि वो कितना समय कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेगा। अगर आप किसी क्लास में 6 महीने से पढ़ा रहे हैं तो हर एक बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल आपको पता होगा, कौन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन से बच्चे से बन जाएगा। तो जैसे ही मैं बुक्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं, तो उसके बाद मैं कुछ हॉर्स क्वेश्चन को हर एक क्लास में कैरी करता हूं, है ना। तो चूंकि वो क्वेश्चन बुक में नहीं है, तो मुझे पहले वो क्वेश्चन डिक्टेट करना होता है ना। हॉर्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स, कम से कम वो 5 से 10 मिनट लगेगा उसे सॉल्व करने में एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को। तो मैं जब क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं बच्चों को, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल कहां से कहां तक। तो व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग ना, तो ये 7 पॉइंट्स पे आपको रखना है। दोनों हाथ आपका हाथ कुछ नहीं होगा, दोनों हाथ पे जादू नहीं होगा। हालांकि जादू मुझे याद है बचपन में जब साथ शो देखा करते थे, तो वो बोल रहे कि हाथ को अपने फ्री रखना है, खोल कर रखना है ना। सभी का हाथ फ्री है ना, ठीक है। अब सबको क्या करना है? लिसन द इंस्ट्रक्शन। आप अपने दोनों हाथों को सीधा ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेट सीधा। इनफैक्ट ये पनिशमेंट था आप लोगों के लिए। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि मैंने पनिशमेंट दे दिया, हाथ ऊपर करवा दिया, पनिशमेंट हो गया। नहीं, कुछ तो सीखा होगा इससे। एनी आइडिया? हम सब डिफरेंट है सर, सबका किसी का फ्रेंड्स डिफरेंट है। सर आप देखना चाह रहे हो जो फिजिकली फिट कुछ सही है, दैट इज टोटली करेक्ट। इनफैक्ट होता क्या है, जैसे ही मैंने आपको बोला हाथ को ऊपर स्ट्रेट करने के लिए, कुछ टीचर्स ने एक ही बार में हाथ को सीधा कर दिया था। आपको सभी लोग नहीं दिख रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ से सारे टीचर्स दिख रहे थे। कुछ टीचर्स ने एक ही बार में हाथ को सीधा किया, कुछ लोगों ने मेरे बोलने पर सेकंड टाइम सीधा किया, कुछ लोगों ने थर्ड टाइम में, कुछ लोगों ने फोर्थ टाइम में बोलने पर किया, कुछ लोगों ने फिफ्थ टाइम में बोलने पर किया, सो ऑन एंड सो ऑन। सेम थिंग इज हैपनिंग इनसाइड द क्लासरूम। आपके क्लासरूम में जितने भी बच्चे प्रेजेंट होते हैं, कुछ बच्चे एक ही अटेम्प्ट में अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। कुछ बच्चों के पीछे हमें लगना होता है, यू आर डूइंग बेटर, यू कैन अचीव द गोल, लगे और वो सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने अपने गोल को अचीव किया। कुछ बच्चों के पीछे हमें कॉन्स्टेंटली लगे रहना पड़ता है ना। जब तक कि वो अपना गोल अचीव ना करे, तब तक उसे हम लोग गाइड करते रहते हैं। सारे बच्चे एक बार में गोल अचीव नहीं कर पाते। देखिए यहाँ पर भी आप लोगों के साथ में यही हुआ, मैंने बोला हाथ स्ट्रेट कर, सबने एक बार में नहीं किया, है ना। अलग अलग लोगों की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले अभी हम लोग एक और एक्टिविटी करेंगे, और एक्टिविटी के लिए ये रूम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चेयर्स बहुत ज्यादा है, तो अभी हम लोग बाहर चलेंगे। कहाँ चलेंगे हम लोग? बाहर चलते हैं। बाहर आज वो वर्ड्स बोलते हैं तो बच्चे उस पर थोड़ा सा बीच में स्पेस देते हैं, थोड़ा सा स्पेस। कुछ लोग इस लाइन में भी आ सकते हैं। सर आप भी थोड़ा वॉलंटियर देखेंगे कौन लोग फॉलो नहीं कर रहे मेरे इंस्ट्रक्शन को, ठीक है? ऑल आर रेडी? यस सर। सभी को इंग्लिश आती है, मुझे पता अच्छे से, है ना। तो जब मैं बोलूंगा राइट, तो आपको अपने फेस को राइट साइड टर्न करना। राइट साइड किधर पता है आपको? पता है सर। राइट के अपोजिट, राइट इधर है, मेरे लिए राइट इधर है। अगर आपको इधर है तो आपको राइट का मतलब ऐसे टर्न करें। अब आपको राइट किधर है?
ऐसे है। सभी को समझ में ना, राइट का मतलब अपने फेस को राइट की तरफ टर्न करना है। लेफ्ट बोलने पर किधर टर्न करेंगे आप लोग? लेफ्ट टर्न करेंगे, ठीक है। और जब मैं बोलूंगा जंप तो आप लोग एक बार जंप करेंगे। किसी को फिजिकल इशू है तो थोड़ा सा जंप करके दिखा देंगे, ठीक है। लिसन लिसन लिसन। और जब मैं बोलूंगा फ्लाई तो आप अपने दोनों हाथ से फ्लाई करेंगे। और देखिए थोड़ा एक्टिव, ठीक है ना, एकदम देख रहे हैं। थोड़ा एक्टिव। ऑलरेडी ना ये जापान में एक जगह ट्रेनिंग हुई थी, मैं बैठा था दुबई में, उन्होंने भी कहा है, आगे जब लोग आए थे उन्होंने कहा है, सबको नींद आ रही थी। जो लोग गलत करेगा ईमानदारी से लाइन से पकड़ा लेंगे। रिक्वेस्ट है कि जो लोग गलती करेंगे वो लोग लाइन से पकड़ा लेंगे। तुम थोड़ा सा और उधर, आप सर ना जाइए, आप उधर जाइए। ऑलरेडी ना राइट। वो मैडम सीधे देखेंगे, उनको नहीं पता राइट क्या। आप बाहर आइए मैडम, ईमानदारी से बाहर आना चाहिए। आप उधर, आप भी वॉलंटियर, आपको भी चेक करना था कि आप लाइन से आइए आइए। दूसरे को बाहर निकालना है। ऐसे नहीं ना मैम, ऐसे ऐसे। फ्लाई लेफ्ट जंप। नाउ देयर इज स्लाइड चेंज, थोड़ा चेंज हो गया। राइट मींस लेफ्ट और लेफ्ट मींस राइट। नहीं समझा आपने? समझ गए। जब मैं राइट बोलूंगा तो आपको लेफ्ट टर्न लेना है, और जब मैं लेफ्ट बोलूंगा तो फेस किधर? राइट करना है। जंप जंप रहेगा, फ्लाई फ्लाई रहेगा। राइट मींस लेफ्ट मींस जंप मींस जंप, और फ्लाई मींस। सभी का क्लियर है ना? फ्लाई सर ने क्यों के लिया है? आप दूसरे को लाइन से निकालेंगे। आप थोड़ा देखिएगा, ठीक है जी सर। आप आगे आइए। रेडी ना? जंप राइट। किसने उल्टा उल्टा किया? साथ और इधर मैडम ये पूरी इधर घुसको। अरे ईमानदारी से इधर किसका है? इधर किसका गलती हुआ? किसी का गलती हुआ? साधना मैम का। कोई बात नहीं है। साधना मैम। So now again change. Right means left. साधना मैम। Right. Jump means fly. Fly means jump. सभी का क्लियर है ना? जब मैं राइट बोलूँगा तो किधर टर्न लेंगे आप लोग? लेफ्ट। जब मैं लेफ्ट बोलूँगा तो राइट। जब मैं जंप बोलूँगा तो फ्लाई। जब मैं फ्लाई बोलूँगा तो जंप। सभी लोग देखिएगा एक दूसरे को। तो जंप। गजाला जो है जंप कर चुकी थी वो पहले ही। हम जो नहीं रहे थे राइट। देखिए गलती को किसी का। कृति 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 बार। ओके आइए आइए सब लोग आइए। हाँ आइए तो और सब कम हो गया लाइक आप ये मैडम और बाकी सब लोग देखें कौन गलती करता है। जब वही जब क्या लेफ्ट ठीक है ना? यहाँ आना है और प्रेजेंट करना है अपने टॉपिक को। मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 5 मिनट्स। मैक्सिमम टाइम जो आपको 5 मिनट में मिलेगा। और वाइल प्रेजेंटेशन यू हैव टू फोकस ऑन सर्टेन पॉइंट्स। है ना? जब भी आप कहीं भी कम्युनिकेट करें, चाहे मैं यहाँ पर जैसे आप लोग कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप लोग कम्युनिकेशन डे टू डे लाइफ में डिफरेंट लोगों से करते हैं ना। स्कूल में बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, घर पर अपने पापा मम्मी वाइफ या हस्बैंड के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग विद एनीवन यू मस्ट फोकस ऑन 7 पॉइंट, यानी 7 पॉइंट दिया गया होगा। देखिए आप सब लोग, अगर आपको एक बेस्ट कम्युनिकेटर बनना है
है ना? तो आपको 7 पॉइंट्स पे फोकस करना होगा। सबसे पहला कम्युनिकेशन सबसे पहला रूल है, यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। आपको लिसनर बनना होगा। अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसा नहीं किसी सारा का सारा आपको कहीं बात बोलिए, दूसरों का ना सुने, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाँ? आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। दूसरा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल करना होगा, लाइक बॉडी लैंग्वेज जो आपका है। कभी कभी आप किसी बच्चे को बुलाते हैं किसी टॉपिक पे बोलने के लिए, तो अलग अलग बच्चा जो है अलग अलग तरह से डेमोन्स्ट्रेट करेगा, है ना? अगर आपने किसी क्लास 2 के बच्चे को बुलाया, आप बोला चलिए बिल्ली के बारे में 10 लाइन बोलो, बच्चा बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, बिल्ली के पास चाहता बताया कुछ बोला, आप बताया सीधा, उसका बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है ना? तो उसके अंदर नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। तो जब भी आप कम्युनिकेट करें तो आपका आई कांटेक्ट सारे ऑडियंस के साथ होना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट, बी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Whatever thing you are going to reflect to anyone, it must be clear. जो चीजें आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं ना, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तब तो कम्युनिकेशन आपका हुआ नहीं। क्लियर नहीं है तो कम्युनिकेशन आपका हुआ नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो गया, वाइफ ने मतलब गुस्से में बोल दिया कि जा रहे हैं बाहर से आलू लेकर चले जाइए, अब हस्बैंड सुना नहीं, लाना क्या है, शाम में आया बिना आलू लेकर के, झगड़ा तो अभी हुआ तब भी नहीं था, आलू आया भी नहीं है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था ना, द टेक्स्ट वाज नॉट क्लियर। बोलना था आलू को, मतलब हस्बैंड ने आलू सुना नहीं, आलू नहीं आया, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, सब लोग को बड़ा एक्सपीरियंस चीजें कभी कभी झगड़ा होने का ये भी एक रीजन होता है कि चीजें क्लियर नहीं होती है। तो वी आर द टीचर्स ना, वी आर एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, ईच वर्ड मस्ट बी क्लियर। हर एक शब्द जो है बच्चों के लिए क्लियर होना चाहिए, है ना? नेक्स्ट आते हैं हम लोग बीइंग कॉन्फिडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बीइंग कॉन्फिडेंट। जो भी चीजें हम लोग बच्चों को बता रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ बताना होगा। ऐसा ना हो कि बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, मुझे नहीं आता है, कुछ भी गलत बता दिया। जब भी आप कोई भी चीज गलत बताएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उतना बेस्ट नहीं रहता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जब कभी कभी 9-10 में बच्चे जो है बहुत हॉट्स टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर जाकर के, कुछ बच्चे लोग आपको इंगेज भी कर देते हैं। कुछ बच्चे लोग, कुछ स्कूल में ऐसा होता है, बच्चों को पता है टीचर्स का डेप्थ कितना है। टीचर जैसे ही क्लास में एंटर किया, मैं हाई क्लासेस की बात करता हूँ, 9, 10, 11, 12 की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ही क्लास में टीचर एंटर किया, बच्चे ने क्वेश्चन डाल दिया टीचर्स को, और टीचर्स ने अपने ईगो ले लिया, मैं तो 20 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, कैसा नहीं बनेगा, और पूरा के पूरा 40 मिनट उसने बोर्ड पर बिता दिया। बच्चे क्या करे, बच्चे का वो इंटेंशन होता है, बच्चे का इंटेंशन 11 मैथ्स का लाइफ स्कूल में फिजिक्स क्लास में ऐसे ही हुआ, बच्चे ने क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन दे दिया टीचर्स को आता नहीं था, टीचर्स बहुत सारा 20 साल का एक्सपीरियंस है उसने सोचा कि मुझसे क्यों नहीं करेगा, बच्चे ने उसको एंगेज कर दिया, 40 मिनट पूरा पूरा दिन दिया बोल रहा। ऐसा होता है कि बच्चे जो है आपको एंगेज कर देंगे और वो अपनी मस्ती में फिर आ जाएंगे, ठीक है? तो जो भी चीजें आपको आती है बताएं, आपको आती नहीं आती इसको मतलब ये नहीं कि आप नहीं सीखे, आपको नहीं कल मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? तो कोई भी चीज जब आप बोले तो यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है बीइंग पर्सनल, आपको मतलब दूसरों से इस तरह से कम्युनिकेट करना है जैसे कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लेते कि मैं एक पीएचडी होल्डर हूँ, मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मेरे अंदर एक अलग सा भाव आ जाएगा। कभी कभी कुछ टीचर जब क्लासरूम के अंदर एंटर करता है, बहुत सारे टीचर को देखेंगे हाईली क्वालिफाइड पीएचडी डिग्री उनके पास है, लैंग्वेज में एक पीएचडी डिग्री है और वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, वो क्लासरूम में जाते हैं पूरा कॉलर ऊपर करते हैं, बच्चों को मतलब ही नहीं है आपने पीएचडी डिग्री रखा है या फिर आप एक गोल्ड मेडलिस्ट है, बच्चों को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है, बल्कि बच्चों को तो इन चीजों से मतलब है कि उनको आप कितना सिखा रहे हैं। मेरी बात समझ है आपको? मेरे पास अगर बहुत सारी डिग्रियां हैं, बच्चों को उनसे क्या मतलब है, उनसे बच्चों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि मैं बच्चों को कितना सिखा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। द लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीइंग कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और हम लोग उसे बैठा देते हैं, या कभी कभी बच्चे जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं, हम
मुझे नहीं आता है तो ये बात बोल के बैठाते ये सिलेबस में नहीं है, या तुम फालतू क्वेश्चन पूछना ये करके बैठाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर उस पर गुस्सा कर देते हैं, कभी-कभी टीचर इरिटेट भी होते हैं। आप वही इरिटेट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। बच्चों के अंदर जिज्ञासा होता है, क्यूरियस होता है बच्चा। थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, है ना? उसे स्कूल से ही निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? वो इस तरह का क्वेश्चन पूछता था नहीं, उसे स्कूल से निकाल दिया। ऐसा थोड़ी है, मतलब लेकिन सोचिए, ग्रेट साइंटिस्ट। तो बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल्स के बारे में कभी-कभी हम लोग बच्चों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि ये तो स्टूडेंट ही है, क्या जानता है, कुछ समझ में लोगों को नहीं आता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ बच्चा लोग हम लोगों के सोच से भी बहुत आगे है। मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, लगभग मुझे इस दरभंगा में 18 सालों का एक्सपीरियंस है। और जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि ट्रायंगल के बारे में, तो हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे। आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। इसमें मैंने एक फर्स्ट प्रॉपर्टी लिया है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। इसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जनरली ट्रायंगल्स के 4 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। अब इससे पहले आता है, एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि ट्रायंगल क्या है। कोई अगर आपसे पूछे कि ट्रायंगल क्या है, तो सब लोग जानते हैं ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर है ना। अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या करें, तो सिंपली हम कहते हैं कि ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल। आप लोग डिफाइन कर लेंगे। कोई पूछे अगर आपसे कि ट्रायंगल क्या है, क्या कहेंगे आप? ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल। कर लेंगे आप लोग डिफाइन? यस सर। रिस्पॉन्स कीजिए यस सर। यस सर। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आराम से नो सर बोल सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है जिसके 3 साइड होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स होते हैं। अब एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर हम ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमें कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री आएगा। एक कंप्लीट और एक सप्लीमेंट्री एंगल्स आएगा, स्ट्रेट एंगल्स बनेगा। तो सबसे पहले नाम बताएंगे कि कौन सा फिगर है? ट्रायंगल का फिगर है। ट्रायंगल फिगर है। तो मैम आप बताइए इसमें कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल्स हैं? एंगल ए, बी, सी। एंगल ए और बी, एंगल ए, बी और सी है। 3 एंगल्स हैं हमारे पास, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये जो रेड कलर दिख रहे हैं ये क्या है? एंगल ए है। ये हमारा ग्रीन कलर एंगल बी है और ये ब्लू कलर हमारा एंगल सी। अब हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल्स को ऐड करने पे हमें 180 डिग्री आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो जैसे तुबा मैम के पास है, मैम आपके पास कितने एंगल हैं? 3 एंगल्स हैं। अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें 180 डिग्री, आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री हमें कंप्लीट एक सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहा है ना, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। अगर हम ये तीनों एंगल को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें 180 डिग्री आ रहा है। बस देख पा रहे हैं आप लोग? जी यस सर। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझे? क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। The sum of angles of triangle is 180 degree. कोई डाउट है आपको? नो सर। वैसे हमारा मैथ एंगल्स भी ट्रायंगल ही होता है। क्लियर है आप लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। याद रहेगा आप लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी बताइए तो। मैंने अभी समझाया, क्या हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 हो। दैट इज टोटली करेक्ट। बिल्कुल। अब ट्रायंगल को हम हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, एंगल को हम कोण कहते हैं ना। तो ये भी हम कह सकते हैं। अगर ये कोई प्रॉब्लम है, होता है बहुत सारे बच्चे को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, जनरली ऐसे कंडीशन आते हैं। तो हाँ, ट्रायंगल को हम त्रिभुज कहते हैं और इसमें 3 कोण होता है, 3 एंगल्स है ना। ये जो डिफरेंट कलर की ट्रायंगल क्या है? 3 एंगल्स है ना।
तो यही 3 एंगल्स हैं और इनके बारे में एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम ये तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 का बनेगा। तो यही प्रॉपर्टी है। अगर फिर और भी कोई डाउट है आपको, याद रहेगा फर्स्ट प्रॉपर्टी? जी सर। क्या प्रॉपर्टी, एक बार हमको बोल के सुना दीजिए आप लोग। एक साथ बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अच्छा ठीक है, आपने हिंदी में कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं चाहूँगा एक बार देखकर ही जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार देखकर आप बता दीजिए। The sum of total. triangle is 180 The sum of total is 180. Sum of triangle, yeah, the sum of angles of triangle is 180 degree. ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स हैं। 3 एंगल्स आप देख रहे हैं, कौन कौन सा 3 एंगल्स है? एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। तीनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें कितना आ रहा है? कई 5 मिनट से ज्यादा हो गया सर। चलिए टाइम इज ओवर। नेक्स्ट ग्रुप कौन से हैं? Good morning everyone. Good morning ma'am. Today's our topic is preposition. Today we are going to discuss about preposition. It is a very wide topic of grammar. So first of all, see here. This is the chart of preposition, जिसे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए और अच्छे से डेप्थ में समझाने के लिए बनाया है। पहले तो हम लोग preposition का definition जानेंगे। Preposition होता क्या है? Preposition is a word which is used before noun or pronoun to show time, place and direction. तो इसको हम लोग और डेप्थ में समझेंगे। पहले तो noun क्या होता है ये आप लोगों को मालूम है? What is noun? Nadeem, stand up and say what is noun? Noun is a naming word. ये तो बच्चों वाला definition हो गया। Yes. A noun is a word. A noun is the name of person, place, thing, idea and state. Not idea. Yes, idea also. No, not idea. Okay. ये एक रटा है डेफिनेशन है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बट हमको पता होना चाहिए कि नाउन एक्चुअली होता क्या है। नाउन दुनिया का हर वो चीज है जिसमें कुछ नाम होता है, जिसका कुछ नाम होता है। इवन दुनिया का हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हर एक चीज नाउन है। लाइक इमोशंस, वो भी एक नाउन है। हैप्पीनेस, चाइल्डहुड या फिर जो भी नाम है, यहाँ पे आपके सामने में ये सीजर है, टेबल, चेयर, बॉटल, कॉटन या फिर कुछ भी, विंडो, फैन, बल्ब, एवरीथिंग हियर वी कैन सी और टच, दिस इज नाउन। तो हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। इसके बाद था मेरा दूसरा टॉपिक विच इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन के बारे में आप बताइए सुबह। मैंने एक्सक्यूज मी, सी एंड टच, बट वो जो ईयर को तो ना हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो क्या ऑक्सीजन नाउन नहीं है? नहीं, ऑक्सीजन नाउन नहीं है। ऑक्सीजन पहली बात की एयर में आता है। तो एवरी एमिनेटिंग एयर बॉडी इज नोन एज नाउन ना? यस। Actually, ma'am, oxygen also ma'am, ये गैस का नाम है। इसी टाइप ऑफ गैस which is a noun. तो मैंने यहाँ पे आपको बता डेप्थ में नाउन की नहीं गई, तो मेरा टॉपिक था प्रीपोजिशन। अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो आपका जो एयर है वो भी एक नाउन है, बट वो एक एक्सेप्शन केस है। हर चीज का आप ग्रामर पढ़ेंगे तो हर एक चीज का एक एक्सेप्शन होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आई जो है हमेशा एक्सेप्शन केस को फॉलो करता है। लाइक आई जो है हमेशा ऐसी चीजों को फॉलो करेगा जो बाकी चीजें नहीं करती है। जैसे कि अगर ही और शी के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, हैज लगाएंगे। आई सिंगुलर होते हुए बाद भी हैज का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि आई जो है हमेशा एक्सेप्शन केस को फॉलो करता है। तो हर चीज में एक एक्सेप्शन होता है। इसी तरीके से यहाँ पे एयर जो है हमारा एक्सेप्शन केस है। चलिए, दूसरा था कि प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun. Noun की जगह पर इस्तेमाल होने वाला चीज को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने जो एक पिक्चर बनाया है, इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको प्रीपोजिशन और भी ज्यादा आसानी से समझाने वाली हूँ। सबसे पहले प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला है इन, सेकंड इज ऑन, थर्ड इज अंडर, फोर्थ इज बिलो, फिफ्थ इज बिटवीन, बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट एंड थ्रू। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इसको एक एक करके मेरे टीम मेंबर्स आपको समझाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये जितने भी एग्जांपल्स हैं प्रीपोजिशन के, इसको किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं नाउन और प्रोनाउन के जरिए से। तो
गर्ल, देन यहाँ पे जो सी शब्द हो गया, जो एक लड़की के लिए इसके नाम की जगह पे मैंने इस्तेमाल किया है, वो हो गया प्रोनाउन। तो वही है, अगर इसके आगे में ये टेबल रखा हुआ है और मैं कहती हूँ कि टेबल इज इन फ्रंट ऑफ तैयबा, देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो तैयबा के सामने में एक टेबल रखा हुआ है, तो ये टेबल ही एग्जांपल हो गया आपके प्रीपोजिशन का। अगर मैं कहती हूँ कि a curtain is under the table, तो मुझे उसको बता के आपको समझाना पड़ेगा कि वो जो कर्टन है वो कहाँ है, अंडर द टेबल। सो ये हो गया प्रीपोजिशन का एग्जांपल। एंड द सीजर इज ओवर द टेबल या फिर ऑन द टेबल, या फिर हम कह सकते हैं कि द पेन इज बिसाइड द लैपटॉप, यानी कि लैपटॉप के बगल में पेन है। ये एग्जांपल्स मेरे टीम मेंबर्स आपको समझाएंगे एंड आई होप कि यहाँ तक आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन होता क्या है। किसी को कोई दिक्कत? मैम मुझे एक दिक्कत हो गई, आपने कहा कि द सीजर इज ऑन द टेबल, फिर आपने कहा ओवर टेबल, मेरे ख्याल से ओवर नहीं होता जाता है, ओवर तो सबसे ऊपर का होता है हिस्सा, द बॉडी फ्लाइंग ओवर द ट्री, ऑन द टेबल। तो मेरे ख्याल से ओवर नहीं होता है। ऑन द टेबल। हाँ ओवर आपने कहा मुनासिब है मैम, ऑन द नहीं ओवर ही था। ठीक है, लिसनिंग प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी के जो अदर एग्जांपल हैं वो रितेश सर आपको समझाएंगे। यहाँ पर सारे स्टूडेंट टैलेंटेड है। टीचर्स को ये सोचना होगा कि जितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं सारे टैलेंटेड हैं। यहाँ पे एक प्रीपोजिशन क्या हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये बॉक्स, इसके अंदर में कुछ सामान, हम वो सपोज दैट बॉल है, बॉल इस बॉक्स के अंदर है, तो बोल सकते हैं जो बॉल इज इन दिस In the box. इन द बॉक्स, बॉल इज इन द बॉक्स। ओके, टाइम मैनेजमेंट सर 5 मिनट से बहुत ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जैसे कि हमारा दूसरा है ऑन, जैसे कि ऑन यानी कि जैसे कि अब हमारा ये सीजर है, सीजर जैसे टेबल के नीचे रख दिए, ये नीचे रख दिए, तो ये हो गया द सीजर इज ऑन द सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट मेरा नहीं है, अभी जो स्कूल में क्या था, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट क्या है? जैसे यहाँ है ऑन, तो यहाँ पे अगर सीजर रखा हुआ है